नेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई खबरें दिन भर की। आज इस बुलेटिन में बात होगी पाकिस्तान पर भारत के बढ़ते दबाव की। भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को मिली राहत की। देखेंगे जातीय जनगणना के मुद्दे पर कैसे विपक्ष पड़ा भारी। चिराग के तेवरों से क्यों बढ़ गई एनडीए की चिंता। जानेंगे पश्चिम बंगाल बीजेपी में बढ़ते टकराव को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एनआईए को तहब्बुर राणा के वॉइस और हैंडराइटिंग सैंपल लेने की मिली इजाजत। दिल्ली में एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज का फैसला। हरियाणा और पंजाब में पानी पर बवाल। सीएम मान बोले हम नहीं देंगे पानी। विवाद बढ़ता देख बदले भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के डायरेक्टर सेक्रेटरी। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मौजूदा परिसर के स्थानांतरण को लेकर बढ़ा विवाद। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से दिया इस्तीफा। कश्मीर हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी बोली कश्मीरियों मुस्लिमों के खिलाफ ना जाएं। जिन्होंने लोगों को मारा उन्हें सजा मिले। हमें शांति और इंसाफ चाहिए। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। टकराव की संभावनाएं तेज होती जा रही हैं और इस बीच अमेरिका की भी इसमें एंट्री हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने डॉक्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात की है। इस बीच भारत की तरफ से सैन्य तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव की संभावना बढ़ती जा रही है। भारत की तरफ से सैन्य तैयारियां लगातार तेज होती जा रही हैं। पाकिस्तान को भारत की ओर से कभी भी हमले का डर सता रहा है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अभ्यास तेज कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान का मुख्य सी पोर्ट कराची अरब सागर का ही हिस्सा है, जिसे एक आदेश पर भारतीय सेना ब्लॉक कर सकती है। भारतीय युद्धपोत हाई अलर्ट पर है और जहाजों की तैनाती भी कर दी गई है। इन तैयारियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि नौसेना किसी भी समय हमले की तैयारी में है। वहीं पाकिस्तान ने भारतीय हमले की आशंका को देखते हुए कराची और लाहौर सहित कई बड़े शहरों में एयर स्पेस को बंद कर दिया है। साथ ही भारत से बचने के लिए वो अमेरिका की शरण में भी पहुंच गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात कर तनाव कम करने की अपील की। बता दें कि इससे पहले भारत ने नोटम एयरमैन को नोटिस जारी कर पाकिस्तान की तरफ से संचालित सभी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। वैसे पाकिस्तान में भारत के हमले को लेकर डर बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान सरकार के मंत्री और वहां की सेना की तरफ से जरूर तीखे बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर कहां हैं, इसके बारे में अभी कोई खबर नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है कि वो भारतीय सेना के हमले से बचने के लिए रावलपिंडी के किसी सुरक्षित बंकर में छिपे हुए हैं। इस बीच भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बार फिर मीडिया को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए संभल कर रिपोर्टिंग की जाए। मीडिया आउटलेट को फर्जी खबरों से दूर रहने की सलाह दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों से सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। पाकिस्तान में डर का माहौल दिख रहा है, तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के नागरिकों को राहत का ऐलान भी किया गया है, लेकिन ये राहत कुछ घंटों की है। इसके साथ ही भारत सरकार ने पाकिस्तान पर सख्त एक्शन के संकेत भी दिए हैं। तो क्या है सरकार का फैसला, देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को राहत देते हुए वाघा अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दी है। पहले ये बॉर्डर 30 अप्रैल को बंद होने वाला था, लेकिन गृह मंत्रालय ने नए आदेश में कहा कि अगले आदेश तक पाकिस्तानी नागरिक उचित मंजूरी के साथ अटारी के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से आ जा सकते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस आदेश की समीक्षा की गई है और इसमें आंशिक बदलाव किया गया है। इससे उन पाकिस्तानी नागरिकों को राहत मिली है जो भारत में रह रहे हैं और अपने देश लौटना चाहते हैं। बता दें कि सरकार ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन दी थी, जिसे अब अगले आदेश तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश है। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, तब ऐसी याचिकाएं दायर करना गैर जिम्मेदाराना है। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं? हमें जांच की विशेषज्ञता कब से मिल गई? कोर्ट ने कहा कि ये समय आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का है, न कि सेना के खिलाफ याचिकाएं दायर करने का। कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। तो वहीं भारत सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला किया गया है। सरकार ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। मीडिया को एडवाइजरी जारी की गई है।
तो ये भी दावा किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान के लिए पोस्टल सेवा भी बंद हो सकती है, यानी सरकार सख्त एक्शन लेती दिखाई दे रही है। वैसे जाति जनगणना को लेकर भी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया था, लेकिन जाति जनगणना के ऐलान को विपक्ष अपनी जीत बता रहा है। तो कैसे जाति जनगणना को लेकर विपक्ष पड़ रहा है बीजेपी पर भारी, देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने का ऐलान किया, लेकिन विपक्ष की तरफ से इसे लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जातिगत जनगणना कब से शुरू होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम पहले दिन से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। मैंने संसद में कई बार ये मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा। ये सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है, लेकिन सरकार की तरफ से जनगणना के लिए केवल 574 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो कि अपर्याप्त है। सरकार जल्द पारदर्शी प्रक्रिया और पर्याप्त फंड सुनिश्चित करे। वहीं तेलंगाना के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जातिगत जनगणना को राहुल गांधी की जीत करार देते हुए उनकी और राज्य के सीएम रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। वहीं आरजेडी ने भी इसे अपनी जीत करार दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने हमारी मांग मान ली। पहले प्रधानमंत्री और इनके मंत्री इसे खारिज करते थे, लेकिन आज वही लोग जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। वहीं इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने राहुल गांधी के एक दिन पहले के बयान को कोट करते हुए कहा कि जैसा कि राहुल गांधी ने कल कहा, हेडलाइन तो दे दिया, लेकिन डेडलाइन कहाँ है। हमारे प्रधानमंत्री बिना डेडलाइन के हेडलाइन देने में माहिर हैं। 2025-26 में गृह मंत्रालय में जनगणना आयुक्त कार्यालय, जिसे जातिगत जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उसे 25-26 के बजट में 575 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। लेकिन 24 दिसंबर 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जनगणना के लिए 8,254 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो उद्देश्य और मंशा क्या है? केवल एक हेडलाइन। यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर विपक्षी नेताओं ने इस फैसले को सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम माना है, लेकिन बजट की कमी, समय सीमा की अस्पष्टता और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल बरकरार है। जानकारों का मानना है कि इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में सियासी बहस गर्मा सकती है। जाति जनगणना को कांग्रेस ने राहुल गांधी की बड़ी जीत बताया है, जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। तो बीजेपी की परेशानी को उसके सहयोगी भी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। एलजेपीआर के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो बिहार की सियासत में बड़ा रोल प्ले करने की तैयारी में है। तो क्या कहा है चिराग ने, देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही सीएम पद को लेकर एनडीए में तनातनी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम पद पर अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार की राजनीति में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं बिहार के लिए ही राजनीति में आया। मेरे पिता की केंद्र की राजनीति में रुचि थी, लेकिन मेरी सोच उनसे अलग है। मैं बिहार में रहकर यहाँ के विकास के लिए काम करना चाहता हूँ। चिराग के बयान ने सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गरमा दिया है। उनकी बिहार की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट को सीएम पद से जोड़कर देखा जा रहा है। आरजेडी का कहना है कि इस बार चिराग और बीजेपी नीतीश कुमार को पूरी तरह से साइडलाइन करने में लगे हैं। नीतीश कुमार को चेताते हुए आरजेडी प्रवक्ता इजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी की तो पहले से ही नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को राजनीतिक रूप से हाशिए पर लाने की सोच रही है। उनकी राजनीति को खत्म करने के इरादे से बीजेपी ने अब चिराग का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी चिराग के इस रुख को बीजेपी का प्लान बताया है। उनका कहना है कि 2020 की तर्ज पर बीजेपी चिराग को हनुमान बनाकर नीतीश की लंका ढहाना चाहती है। बिहार की सियासत में इन चर्चाओं ने नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा दी है। अब इस पर उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी की चिंता सहयोगी ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के दिग्गज नेता भी बढ़ा रहे हैं। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे और यहाँ बीजेपी के अंदर ही टकराव तेज हो गया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ही दावा किया जा रहा है कि वो बगावत कर सकते हैं, क्योंकि आजकल उनकी पार्टी से दूरियां बढ़ रही हैं, तो टीएमसी से करीबी भी बढ़ रही है। ऐसे में चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने बीजेपी को झटका देने की तैयारी पहले से ही कर ली है। ऐसे कयास तब लगने लगे जब एक तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर बेहद खास है और इस तस्वीर ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल इस तस्वीर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के बड़े नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष एक साथ दिखाई दिए हैं। दरअसल ये दोनों दीघा कस्बे में जगन्नाथ धाम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। दिलीप घोष अपनी पत्नी के साथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे और खास बात ये थी कि इस कार्यक्रम का आयोजन सरकार की तरफ से किया गया था। ऐसे में जब दिलीप घोष कार्यक्रम में पहुंचे तो चर्चा ने जोर पकड़ लिया। वो कार्यक्रम में शरीक भी हुए
और उन्होंने मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात भी की। इस मुलाकात की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है और कई तरह के कयास लग रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, लेकिन ये दोनों नेता कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। यही नहीं, दिलीप घोष ने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद जो बयान दिया उसने सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान जिसे अच्छा समझते हैं वो भक्ति के लिए उनके हाथों को चुनते हैं। मुख्यमंत्री ने काम खूबसूरती से किया है, हमें इसकी एक झलक पाने का अवसर मिला। यही नहीं, दिलीप घोष ने टीएमसी सरकार के मंत्री अरूप विश्वास को अपना दोस्त बताया। दिलीप घोष ने कहा कि एक सरकारी कार्यक्रम था और अरूप विश्वास ने एक सरकारी प्रतिनिधि के रूप में उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री हमें बुलाएंगी तो हम निश्चित रूप से मिलेंगे। दिलीप घोष और टीएमसी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। ऐसे कयास तब और ज्यादा लगने लगे हैं जब दिलीप घोष ने शुभेंदु अधिकारी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया था। यानी साफ है कि दिलीप घोष अपनी पार्टी और उनके नेताओं से दूरी बना रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी से नजदीकी बढ़ा रही हैं। इसी को देखकर कहा जा रहा है कि बीजेपी को कहीं कोई बड़ा झटका तो नहीं लगने वाला है। बंगाल में बीजेपी को झटका लग सकता है। रामदेव को भी दिल्ली हाईकोर्ट बड़ा झटका दे रहा है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब बहुत हो चुका। रामदेव के मन में जो आ रहा है वो ही कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें अवमानना का नोटिस जारी कर रहे हैं। तो आखिर क्यों रामदेव को कोर्ट की अवमानना का नोटिस हो रहा है जारी, देखिए रिपोर्ट। रामदेव अपने विवादित बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कई बार उन्हें कोर्ट से फटकार भी लग चुकी है, लेकिन बार बार वो विवादित बयान देकर नया विवाद खड़ा कर देते हैं। अब एक बार फिर जब रामदेव ने विवादित बयान दिया है, ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि रामदेव किसी के वश में नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। इससे पहले भी कोर्ट ने हमदर्द के रूह अफजा के खिलाफ उनकी विवादास्पद शरबत जिहाद टिप्पणी को लेकर उन्हें प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया था। अदालत ने इससे पहले उन्हें भविष्य में हमदर्द के उत्पादों पर कोई भी बयान जारी नहीं करने या वीडियो साझा नहीं करने का आदेश दिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमित बंसल को ये जानकारी दी गई कि अदालत के 22 अप्रैल के निर्देशों के बावजूद रामदेव ने आपत्तिजनक बयान देते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इसके बाद न्यायमूर्ति बंसल ने कहा कि पिछले आदेश को देखते हुए रामदेव का हलफनामा और ये वीडियो अवमानना के दायरे में आता है, इसलिए कोर्ट की तरफ से अब अवमानना नोटिस जारी किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले आदेश के मद्देनजर उनका हलफनामा और ये वीडियो देखने पर अवमानना के अंतर्गत आते हैं। मैं अब अवमानना नोटिस जारी करूंगा, हम उन्हें यहाँ बुला रहे हैं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि हमदर्द के रूह अफजा पर बाबा रामदेव की शरबत जिहाद संबंधी कथित टिप्पणी ने अंतरात्मा को झकझोर दिया है। इस पर रामदेव ने भरोसा दिया था कि वो इससे जुड़े ऑनलाइन कंटेंट को तुरंत हटा देंगे। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने रामदेव के वकील से कहा था कि रामदेव से निर्देश ले, अन्यथा कड़ा आदेश दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने रामदेव के वीडियो पर तल्खी जताई तो उनके वकील ने कहा कि योग गुरु के ताजा वीडियो से आपत्तिजनक हिस्सा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने आदेश का पालन किया, 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करें। हाईकोर्ट कल यानी 2 मई को फिर इस मामले की सुनवाई करेगा। इसमें देखेगा कि पूर्व आदेश का पालन हुआ या नहीं, यानी रामदेव अब बुरे फंस गए हैं। बार बार माफी और फिर गलती। रामदेव को लेकर कोर्ट के तेवर सख्त दिख रहे हैं, तो मतदाता सूची को लेकर लग रहे आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के तेवर भी सख्त हो गए हैं। आयोग की तरफ से मतदाता सूची सही करने के साथ ही कई और दूसरे उपाय किए जाने की तैयारी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। देश में होने वाले लगभग हर चुनाव में चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगते हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग बार बार कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जिससे उस पर लगने वाले आरोप खत्म हो जाए। पिछले दिनों एपिक नंबर को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया था। अब चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने के उद्देश्य से 3 नई पहल की है। चुनाव आयोग की ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक मतदाता सूची की सटीकता में सुधार और मतदाता संबंधी सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 3 नई पहल की शुरुआत की गई है। पहली पहल में चुनाव आयोग अब भारत के रजिस्ट्रार जनरल से इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेथ सर्टिफिकेट का डेटा प्राप्त करेगा। जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक ये कदम मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 35B के अनुरूप है। डेटा के इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग से निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को रजिस्टर्ड डेथ के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त करने की इजाजत मिलेगी। चुनाव आयोग ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर BLO फॉर्म 7 के तहत औपचारिक आवेदन की जरूरत के बिना फील्ड विजिट के दौरान इस जानकारी को
सत्यापित कर सकेंगे। दूसरी पहल में सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी करना शामिल है। इन अधिकारियों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13B(2) के तहत ERO द्वारा नियुक्त किया जाता है। फोटो पहचान पत्र से नागरिकों को मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभ्यास के दौरान बीएलओ को पहचानने में मदद मिलेगी, क्योंकि आयोग ने घर घर के दौरे के दौरान बीएलओ की स्पष्ट रूप से पहचान किए जाने के महत्व पर ध्यान दिया है। और तीसरा उपाय मतदाता सूचना पर्चियों यानी VIS को फिर से डिजाइन करने पर केंद्रित है, ताकि उनका इस्तेमाल करना आसान हो सके। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब बड़े फॉन्ट साइज में दिखाई देगी, जिससे मतदाताओं को अपने मतदान केंद्रों की पहचान करने और मतदाता सूची में नाम खोजने में मतदान अधिकारियों की सहायता करने में मदद मिलेगी। ये कदम चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों के बीच बातचीत को बेहतर बनाने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से किए गए ये 3 उपाय कितने कारगर साबित होते हैं। क्या चुनाव आयोग की ये कोशिश आम जनता का भरोसा वापस पा लेगी? और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। रोज रोज नए नियम बनाने वाली सरकार ने रेलवे के लिए आज से नए नियम लागू किए हैं, जिसमें वेटिंग का टिकट लिए हुए यात्री अब एसी में या स्लीपर में सफर नहीं कर सकता है, उसको अब जनरल डिब्बे में ही सफर करना पड़ेगा। क्या अच्छा नहीं होता सरकार को? ऐसे में जनरल के 2-1 डिब्बे लगाए जाते हैं, उसी तरह से एक डिब्बा ऐसा भी लगाया जाता जिसमें इस तरह के लोग जिनका वेटिंग में टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, वो बहुत ज़्यादा तादाद में भी होते हैं, उनको ऐसे डब्बा मुहैया कराया जाता, क्योंकि जनरल में सफ़र करने वाले जो लोग हैं उनसे तो ज़्यादा महंगा ही टिकट इस बंदे के पास होता है जो वेटिंग में सफ़र कर रहा होता है।